हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी कोडिंग हब में। तो इससे पिछले दो वीडियो में हमने कंडीशन स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि कंडीशन स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कितने टाइप के होते हैं। हमने इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और इफ एलिफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, कंडीशन स्टेटमेंट्स के ऊपर कुछ हॉट क्वेश्चन, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन को हम क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, ना बल्कि क्लास 11th के लिए बल्कि क्लास 12th के लिए भी, क्योंकि ये कंसेप्ट आपके क्लास 12th में भी यूज़ होंगे। साथ ही साथ आप किसी भी लेवल पे आप प्रोग्रामिंग में चले जाएं तो ये जो कंडीशन स्टेटमेंट से कॉमन कंसेप्ट रहेगा। ठीक है, आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ एल्स, इफ एलिफ मिलेगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और हमारी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमें डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, हमारी लॉजिकल थिंकिंग को क्रिएट करते हैं। हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं, हम डिसीजन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट करने में, जब हम कभी भी कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, तो यहाँ पर ये कंडीशन स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा काम आते हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने। तो पूरा वीडियो जो दिखेगा बहुत मज़ा आने वाला है, और हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे यहाँ से। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या लिखा है ये, इसमें हमें क्या बताना है, हमें आउटपुट बताना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। आउटपुट बताने वाले क्वेश्चन जो भी है, ठीक है, उसका सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप हमेशा कोड को लाइन बाय लाइन देखिए। कभी भी क्वेश्चन को पूरा मत देखिए, लाइन बाय लाइन देखिए, कभी नहीं फंसेंगे। जहां आपने क्वेश्चन को पूरा एडवांस देखना शुरू कर दिया, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, डर जाएंगे कि हाय इतना बड़ा क्वेश्चन है, मैं इसका आउटपुट कैसे निकालूंगा। तो नहीं भाई, आपको लाइन बाय लाइन देखना है, एग्जीक्यूट करना है, और आउटपुट आपका वैसे ही चेंज करना है। देखते हैं चलिए क्या लिखा है यहाँ पे। पहली लाइन है a इज इक्वल टू 15, तो a के अंदर क्या गया बेटा भाई, वैल्यू क्या गई 15। फिर दूसरी लाइन पे है b की वैल्यू कितनी है 10, तो b में क्या गई है वैल्यू 10 गई। अब चेक किया क्या a b से बड़ा है, a कितना है 15 और b कितना है 10। क्या 15 10 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। कंडीशन क्या मिली, ट्रू मिली। ट्रू मिलते ही इफ का ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाए। अब इफ के अंदर एक और इफ है, अब ये इफ और इफ एल्स इसके अंदर है, तो अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। अब इसके अंदर आए, चेक किया क्या a 15 को 3 से, ये मॉडुलस होता है, ये मॉडुलस क्या होता है, रिमाइंडर निकालने के लिए। किसके लिए यूज होता है, रिमाइंडर निकालने के लिए। कौन सा ऑपरेटर है, मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है बच्चे, ये है मॉडुलस ऑपरेटर, ये रिमाइंडर निकालने का काम करता है। चेक किया क्या 15 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 देता है। भाई साहब 15 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 15, रिमाइंडर कितना है 0। भाई साहब 0 आता है, बिल्कुल 0 आता है। तो क्या 0 0 के बराबर है। कंडीशन क्या मिली, ट्रू मिली। ट्रू मिलते ही ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब लिखा है प्रिंट। जितना भी प्रिंट स्टेटमेंट्स के अंदर चीजें होती हैं, वही हमारे आउटपुट्स के अंदर क्या होती है, प्रिंट होती है। तो यहाँ क्या लिखा है, प्रिंट पाइथन, तो आउटपुट में लिखा आएगा पाइथन। अब इफ चल गया तो एल्स नहीं चलेगा, ये वाला पार्ट इग्नोर हो जाएगा। और क्योंकि ये वाला इफ चला था तो ये वाला एल्स भी नहीं चलेगा। तो आउटपुट में आपका क्या आएगा, सिर्फ ये वाला। आंसर क्या होगा आपका, पाइथन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड 3 नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट नंबर एंड सेकेंड लार्जेस्ट नंबर अमंग देम। हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन हमने इसका एक पार्ट किया था। हमने क्या किया था, पिछली वीडियोस में हमने 3 नंबर एंटर कराए थे और ये पता किया था कि सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। अब हम क्या कर, हमें पता करना है, लार्जेस्ट भी पता करना है और सेकेंड लार्जेस्ट पता करना है। तो चलिए इसका यार हम लॉजिक देखते हैं। देखो बच्चे, हमने क्या किया, हमने एक नंबर लिया, एक नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है और तीसरा नंबर सी है। ठीक है, अगर हम पहले केस की बात करें, अगर ए बी से बड़ा है और साथ में ए सी से बड़ा है, तो बच्चे लार्जेस्ट क्या हो गया इस केस में, ए हो गया, कोई दिक्कत। अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, तो लार्जेस्ट क्या हो गया हमारा, ए हो गया। ठीक है, अच्छा, अगर लार्जेस्ट ए हो गया तो हमारे कौन से 2 नंबर बचे, बी और सी, इसी के अंदर। तो अब अगर बी सी से बड़ा है, अगर बी सी से बड़ा है, ठीक है, देखो एक बार फिर से हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो लार्जेस्ट क्या हो जाए हमारा, ए हो जाए। अगर लार्जेस्ट ए हो गया तो हमारे पास यही 2 नंबर बचे, बी और सी, यानी अब जो भी सेकंड लार्जेस्ट होगा वो बी और सी में से निकलेगा। तो चेक कर लिया इसके बाद, अगर बी सी से बड़ा है
तो सेकेंड लार्जेस्ट क्या हो जाए, बी, नहीं तो सेकेंड लार्जेस्ट क्या हो जाए, सी, पहला केस। ठीक है, फिर बता रहा हूं, अगर ए, बी और सी दोनों से बड़ा है तो लार्जेस्ट क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। और क्योंकि ए लार्जेस्ट बन चुका है तो अब जो बाकी दो हैं उन्हीं में से कोई दूसरा होगा सेकेंड लार्जेस्ट। तो बच्चे बी को चेक किया सी से, अगर बी सी से बड़ा है तो सेकेंड लार्जेस्ट ऑटोमेटिकली बी हो जाएगा, नहीं तो सेकेंड लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है यानी ए बी से बड़ा नहीं है, ठीक है, तो अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो क्या होगा बच्चे, तो अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो ए लार्जेस्ट नहीं है, तो लार्जेस्ट की कैटेगरी में कौन आएगा, या तो बी या तो सी। तो अगर बी सी से बड़ा है, अगर इस केस में बी सी से बड़ा है तो बच्चे लार्जेस्ट में क्या हो जाए मेरे बच्चे, लार्जेस्ट में हो जाए बी। और क्योंकि लार्जेस्ट बी हो चुका है तो अब हंट में कौन सा बचा, यहाँ पे ए और सी बचा, तो वही चेक कर लिया। अगर ए सी से बड़ा है तो सेकेंड लार्जेस्ट क्या हो जाए, ए, नहीं तो सेकेंड लार्जेस्ट क्या हो जाए मेरे बच्चे, बी। ठीक है, और फाइनल केस की बात करते हैं। अच्छा, अब ए भी बड़ा नहीं बना, सी भी बड़ा नहीं बना, तो अल्टीमेटली बच्चे फाइनल केस में क्या होगा, जो लार्जेस्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। और क्योंकि लार्जेस्ट सी हो जाएगा तो इस केस में कौन बचेगा, बी और ए बचेगा। तो वही पुराना काम, अगर ए बी से बड़ा है मेरे बच्चे तो सेकेंड लार्जेस्ट क्या हो जाए, ए, नहीं तो सेकेंड लार्जेस्ट क्या हो जाए मेरा, बी। बिल्कुल, हमने कंसेप्ट देख लिया, अब बहुत ही आराम से इसको हम प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, एक बार हमने कंसेप्ट समझ लिया क्वेश्चन का कैसे सॉल्व करना, उसके बाद प्रोग्राम तो चुटकी का खेल हो जाता है। देखते हैं बच्चे, देखो पहले मैंने एक ए नंबर लिया, ए इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, बी इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर, C is equal to int input enter थर्ड नंबर। ठीक है, अच्छा ए बी और सी हमने एंटर कर लिया। अगर ए बी से बड़ा है और साथ में ए सी से बड़ा है तो बच्चे लार्जेस्ट में क्या हो जाए, ए। उसके बाद अंदर इफ बी इज ग्रेटर देन सी तो बच्चे सेकेंड लार्जेस्ट में क्या हो जाए, बी, एल्स सेकेंड लार्जेस्ट में क्या हो जाए हमारा, सी। एलिफ अगर बी सी से बड़ा है तो लार्जेस्ट क्या हो जाए, बी। इफ ए इज ग्रेटर देन सी तो सेकेंड लार्जेस्ट क्या हो जाए, ए, एल्स सेकेंड लार्जेस्ट क्या हो जाए हमारा मेरे बच्चे, सेकेंड लार्जेस्ट क्या हो जाए हमारा, सेकेंड लार्जेस्ट हमारा सी। और फाइनली एल्स वाला पार्ट आएगा, लार्जेस्ट में क्या पहुंचेगा, सी। और इसके बाद मैं यहाँ से लिख रहा हूँ फिर से, ठीक है, ये हमारा क्या कहते हैं इंडेंटेशन, इंडेंटेशन आगे हल्का सा हो गया हमारा। यहाँ से हम लिखेंगे इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो लार्जेस्ट क्या हो जाए, ए, एल्स सॉरी सेकेंड लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट क्या हो जाए हमारा, सेकेंड लार्जेस्ट क्या हो जाए बच्चे, बी। फाइनली हम प्रिंट क्या करा दें, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट एक सेकेंड, लार्जेस्ट इज इक्वल टू एल और प्रिंट सेकेंड लार्जेस्ट इज इक्वल टू ऐसा। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, इस प्रोग्राम को हमने लिख तो लिया, इस प्रोग्राम को बना के देखते हैं कि भाई चल भी रहा है या सर ने ऐसी फर्जी में कुछ भी बोल दिया और हमने मान लिया। तो चलिए बनाते हैं। ठीक, हाँ, a is equal to int input
फर्स्ट नंबर। अब जरा अपनी मेहनत बचाते हैं थोड़ी सी और फायदा उठाते हैं कॉपी पेस्ट का। थर्ड नंबर एंटर करा दिए, ठीक है। अच्छा, 3 नंबर एंटर हो गया। अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है तो बच्चे लार्जेस्ट क्या हो जाए? चलिए थोड़ा सा गैप देते रहूं ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर। तो लार्जेस्ट क्या जाए? ए, ठीक है। और अब इसके अंदर हमने लगा दिया, अगर अब लार्जेस्ट ए हो गया तो बी और सी के बीच हंट बचा। अगर बी सी से बड़ा है तो सेकेंड लार्जेस्ट क्या हो जाए? बी। एल्स सेकेंड लार्जेस्ट क्या हो जाए? सेकेंड लार्जेस्ट क्या हो जाए बच्चे हमारे? सी। अब दूसरा केस, एल्स बी इज ग्रेटर देन सी। एल बेटा हमारा लार्जेस्ट क्या हो जाए? बी हो जाए। इफ ए इज ग्रेटर देन सी तो बच्चे सेकेंड लार्जेस्ट क्या हो जाए हमारा? ए। एल्स सेकेंड लार्जेस्ट क्या हो जाए बच्चे हमारा? सी। अच्छा, मैंने यहाँ पे एल्स लग दिया, यहाँ पे एल एफ होना चाहिए, ठीक है। एल्स लार्जेस्ट क्या हो जाए? सी। और इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो सेकेंड लार्जेस्ट क्या हो जाए हमारा? ए। एल्स सेकेंड लार्जेस्ट क्या हो जाए हमारा? और फिर प्रिंट करा लें, लार्जेस्ट इज इक्वल टू एल। और फिर हमने करा लिया सेकेंड लार्जेस्ट इज इक्वल टू एस। इसको सेव करते हैं, लार्जेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है। अब अगर हम इसका एग्जीक्यूट करते हैं F5 से, पहला नंबर एंटर कराया मान लीजिए मैंने 3, दूसरा नंबर एंटर कराया 5 और तीसरा नंबर एंटर कराया 4, ठीक है। लार्जेस्ट क्या है? 5 और सेकेंड लार्जेस्ट क्या है? 4। एक बार फिर से चलाते हैं। अब एक काम करता हूँ, मैंने लिखा 8, 12 और 15, देखिए लार्जेस्ट 15 और सेकेंड लार्जेस्ट क्या हुआ? 12। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अगर आपने एक बार चीज अच्छे से समझ ली कि हमें करना कैसे है, हमें करना कैसे है, ठीक है, ये अगर आपने चीजें अच्छे से आ गई आपको, तो ये प्रोग्राम बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। बस आपको मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, कंसेप्ट आए। बेकार में हम लोगों ने अपने मन में बना रखा है कि हाँ ये प्रोग्रामिंग बहुत हुआ है और ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल प्रोग्रामिंग है, बस कराने वाले को कैसे कराना है वो आना चाहिए और सामने वाला सीखने के मूड से होना चाहिए। बहुत आराम से चीजें हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो देखिए, क्वेश्चन ये कि राइट अ प्रोग्राम टू रीड द इनकम फ्रॉम द यूजर एंड कैलकुलेट द इनकम टैक्स एज फॉलोज। मतलब अगर 10,000 से कम सैलरी है ना, सॉरी 1 लाख से कम है सैलरी तो 0% टैक्स है। 1 लाख से 2 लाख के बीच में है तो 10% टैक्स लगेगा, और 2 लाख से 3 लाख में है तो 20% टैक्स मिलेगा, और 3 लाख से ऊपर है तो 30%। एक्चुअली क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन ये कि आपको सबसे पहले क्या कराना है, आपको सबसे पहले सैलरी एंटर करानी है, ठीक है। एंटर सैलरी करानी है, ठीक है। उसके बाद सैलरी को चेक करना है। अगर सैलरी आपकी किससे है, ये रहा, 1 मिनट क्वेश्चन देखिए, हाँ 1 लाख से कम है, अगर 1 लाख से कम या बराबर है तो 0% होना चाहिए, ठीक है। तो टैक्स कितना हो जाए? 0 हो जाए सिंपली,
एलिफ अगर सैलरी 10,000 से ज़्यादा है, 10 लाख से सॉरी ज़्यादा है, 1 लाख से सॉरी, और सैलरी 2 लाख से कम, टू टैक्स कितना हो जाए 10%। एलिफ अगर सैलरी 2 लाख से ज़्यादा है और 3 लाख से कम है तो टैक्स कितना हो जाए 20%, नहीं तो टैक्स कितना हो जाए 30%। तो आपको कंडीशन समझ में आ गई ये कैसे हमारी लिखनी है, ये आपको बहुत आराम से भी दिख गया होगा। अब ये 10% कैसे निकलना है, 10% ऑफ सैलरी, तो टैक्स कितना हो जाए, अब 10% इसको हम लिखते हैं 10% ऑफ सैलरी, यानी 10/100 इंटू सैलरी। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 इंटू सेल डिवाइड बाय 100, ऐसे इसको 20 इंटू सेल डिवाइड बाय 100 ये सब लिख सकते हैं, ऐसे हम करेंगे और बहुत आराम से आ जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमें सैलरी एंटर करानी, तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया सर, इनपुट कराया इंट इनपुट एंटर सैलरी। ठीक है, इफ सैलरी लेस देन इक्वल टू 1 लाख, टैक्स 0% हो या 0 हो, बात एक ही होती है। ठीक है, एलिफ अगर सैलरी 1 लाख से ज़्यादा है लेकिन सैलरी 2 लाख से क्या है कम है, तो टैक्स कितना हो जाए 20%, 10%, 10 इंटू सेल डिवाइडेड बाय 100। ठीक, एलिफ सेल इज greater than and सेल, तो टैक्स कितना हो जाए 20% ऑफ सैलरी, एल्स फाइनली टैक्स कितना हो जाए 30% ऑफ सैलरी। फाइनली आप प्रिंट किसे करा देंगे, प्रिंट टैक्स इक्वल्स टू टैक्स। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। ये आपको खुद से करना, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वही है कि सैलरी एंटर करानी है और अगर 10,000 से कम है या ज़्यादा है तो डीए कितना हो 40% हो, एचआरए कितना हो 5% हो, बोनस कितना हो 15% हो और पीएफ क्या हो 30%। ये आपकी कैलकुलेट होती जाए। अब डीए क्या होता है, डी होता है डियरनेस अलाउंस, जिसको महंगाई भत्ता भी बोलते हैं। ठीक है, एचआरए होता है हाउस रेंट अलाउंस, बोनस होता है 15%। ये सारे इंसेंटिव होते हैं, मतलब ये सैलरी में जोड़ते हैं। मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए किसी की सैलरी का 100 रुपये है। ठीक है, तो अगर उसकी सैलरी 100 रुपये है तो डीए कितना होगा उसका 40% यानी 40 रुपीज़, एचआरए 5% यानी 5 रुपीज़, बोनस 15% मतलब 15 रुपीज़। तो उसकी जो फाइनल सैलरी होगी उसमें ये जुड़ेगा। ठीक है, और पीएफ कितना है 13% यानी 13 रुपीज़, और पीएफ क्या होगा माइनस होगा, यानी जो फाइनल सैलरी आएगी बन के वो सैलरी प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस बोनस माइनस पीएफ आएगी। तो आपको ये तीनों चीजें इफ और इफ एल्स में चेक करनी होगी। अगर सैलरी हमारी 10,000 से कम है तो पहले डीए 40% ऑफ सेल निकालेंगे, एचआरए 5% ऑफ सेल निकालेंगे, बोनस निकालेंगे 15% ऑफ सेल, पीएफ 13% ऑफ सेल निकालेंगे। ठीक है, अगर दूसरे केस में तो उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। और फाइनली क्या करेंगे आप, जब हमें प्रिंट कराना होगा उससे पहले हम टोटल सैलरी नाम का वेरिएबल लेंगे, उसमें सैलरी डीए एचआरए बोनस को ऐड करेंगे और पीएफ को माइनस करेंगे। नहीं आएगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि सर नहीं आया एक बार करा दीजिए, आपके कमेंट आएगा फिर दोबारा करा दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन एक बार खुद से ट्राई करिएगा, क्योंकि जब तक आप खुद से ट्राई नहीं, देखिए मेरे सामने आप 10 क्वेश्चन दे दीजिए, मैं 10 क्वेश्चन के 10 करा दूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे आपका ज़्यादा भला नहीं होगा। जब तक आप कंसेप्ट समझ के खुद से ट्राई करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का, ये मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है।
मैन्यू ड्रिवन प्रोग्राम क्या होते हैं, जिसमें हमारे मेन्यूज आते हैं। जब भी देखिए आप कोई गेम खेलते होंगे, ठीक है, जैसे आपने रेसिडेंट इवल खेला होगा, रेसिडेंट इवल में सबसे पहले मेन्यू आता है कि न्यू गेम, और क्या कहते हैं, सेव पॉइंट, लोड, रीस्टार्ट, ऑप्शंस, ये सारे मेन्यूज होते हैं। ये मेन्यूज में बताते हैं कि हमें क्या करना है, तो वही मेन्यू में क्रिएट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ चॉइस फ्रॉम द यूजर 1, 2 and 3. If choice is 1, then display area of circle. If choice is 2, then display area of rectangle. If choice is 3, then display area of square. Otherwise display invalid choice. So आपको एक्चुअली क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको एक चॉइस मिलेगी, एक मेन्यू आएगा 1, 2, 3 करके, कि प्रेस 1 टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्किल, कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 के लिए, और 3 के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर। जो भी आप प्रेस करेंगे उसके बाद पे वो चीज़ हो जाएंगी। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं लिखा प्रिंट प्रेस 1 टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्किल, ऐसे ही प्रिंट प्रेस 2 टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ही था ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ जी, रेक्टेंगल था, ठीक है। ये बाकी पूरा वही सेम ऐसे लिखा हुआ है, प्रिंट 3 टू कैलकुलेट एरिया ऑफ स्क्वायर। मैंने एक वेरिएबल लिया n और करा दिया इंट इनपुट एंटर योर चॉइस। अब यहाँ से यूजर कोई ना कोई वैल्यू इनपुट कराएगा। मान लीजिए यूजर ने n इनपुट कराया 1, तो अगर n की वैल्यू 1 है, ये n किसके बराबर है, 1 के बराबर। अगर n 1 के बराबर, तो मैं क्या कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ सर्किल। अब एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, जिसमें हमें क्या चाहिए थी, रेडियस चाहिए थी, ठीक है। तो हम पहले यूजर से रेडियस इनपुट करेंगे, आर इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर रेडियस। एक एरिया नाम का वेरिएबल ले लिया, ए आर नाम का, और उसमें क्या दिया, पाई होता है 3.142 इंटू आर, या इसके क्या लिख सकते हैं, 3.142 इंटू आर की पावर 2। ये पावर का सिंबल होता है, ठीक है, ये एक्सपोनेंट का सिंबल होता है। अच्छा, एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। अगर मान लीजिए यूजर ने क्या कहते हैं, आपका 1 नहीं एंटर कराया, भैया उसे एरिया ऑफ रेडियस नहीं चाहिए, एरिया ऑफ सर्किल नहीं चाहिए, उसे क्या चाहिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल चाहिए, तो उसने क्या एंटर कराया 2। तो एलिफ, अगर एन क्या है बच्चे, 2 है, तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कराना है। अब रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो बच्चे पहले एक एल इंटू कराया, इंट इनपुट एंटर लेंथ, बी इज इक्वल टू कराया इंट इनपुट एंटर ब्रेथ, और एरिया क्या कर लिया, लेंथ इंटू ब्रेथ कर लिया, एरिया से कैलकुलेट हो जाएगा। मान लीजिए यूजर ने क्या प्रेस कराया, भैया उसे स्क्वायर कराना था, तो अगर एल एफ एन क्या है हमारा 3 है, तो एक साइड एस नाम के वेरिएबल ले लिया और इनपुट कराया, इनपुट एंटर, सेकंड मेरे बच्चे, एंटर साइड, और एरिया के अंदर क्या कर लिया, साइड इंटू साइड कैलकुलेट कर लिया। और अब हमारा क्या था, एक और पार्ट था कि अगर यूजर ने कुछ और इनपुट कराया इसका, तो क्या आउटपुट हो जाए, डिस्प्ले इनवैलिड चॉइस, एल्स प्रिंट इनवैलिड चॉइस, ठीक। और आपने एक वेरिएबल ले लिया था स्टार्टिंग में, ए आर, उसकी नीचे वैल्यू का रख दी थी 0। फाइनली हमने प्रिंट करा दिया, एरिया इज
ए आर, तो जो भी आपका एरिया कैलकुलेट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको बोर्ड में, आपको क्लास 12 में 2 देखने को मिलेंगे, और ये तभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी जब आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, बेस बिल्कुल क्लियर होगा, वरना आप इस क्वेश्चन में 100% गलती करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला असर्शन ये है। अच्छा, असर्शन के ऑप्शंस बता दूं। असर्शन के 4 ऑप्शन होंगे असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन के। पहला होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू, यानी बोथ असर्शन रीजनिंग एंड ट्रू एंड रीजनिंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ असर्शन। बी होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू, यानी बोथ असर्शन रीजनिंग तो ट्रू है, लेकिन जो रीजनिंग है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है। तीसरा होगा असर्शन ट्रू है, रीजनिंग फॉल्स है, और चौथा का असर्शन फॉल्स है, रीजनिंग ट्रू है। तो देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, चलिए ये है हमारा एवरी इफ स्टेटमेंट मस्ट हैव एन एल्स ब्लॉक। तो असर्शन में क्या लिखा है, एवरी इफ स्टेटमेंट मस्ट हैव एन एल्स ब्लॉक। हमने कल पढ़ा था, लास्ट की वीडियो में पढ़ा था कि इफ के साथ एल्स होना कंपलसरी नहीं है। हमने एक इफ स्टेटमेंट पढ़ा था और एक इफ एल्स पढ़ा था। तो एल्स स्टेटमेंट इफ के साथ होना कंपलसरी नहीं है। अगर एल्स इफ के साथ लग जाएगा तो इफ की कंडीशन फॉल्स होने पर एल्स चल जाएगा, लेकिन अगर एल्स नहीं लगा है तो इफ अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा और कुछ नहीं होगा, एरर नहीं आएगी। तो यानी पहला वाला क्या है हमारा, असर्शन क्या है हमारा, फॉल्स। ठीक है, अब रीजन में द एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट ओनली व्हेन द इफ कंडीशन इज फॉल्स। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि भैया अगर एल्स लगा है तो एल्स तभी चलेगा जब इफ की कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। अगर इफ की कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो एल्स वाला पार्ट नहीं चलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं। फिर लिखा है असर्शन इंडेंटेशन इज कंपल्सरी इन पाइथन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। भैया इंडेंटेशन कंपल्सरी होता है, हम कोलन लगाते हैं इफ के बाद, एल्स के बाद। कंडीशन सिंटेक्स में लिखा था कोलन लगाते हैं, कोलन के बाद इंडेंटेशन स्टार्ट होता है, मतलब टेक्स्ट आगे तक लिखते आता है। तो भैया ये कंपल्सरी, अगर नहीं लगाएंगे तो एरर आएगी, तो सही है। ठीक है, दूसरा इंडेंटेशन डिफाइंस द ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद द कंडीशन। अब इंडेंटेशन क्या करता है, ब्लॉक स्टेटमेंट्स को डिफाइन करता है। हमने पढ़ा था कि एम्प्टी वो ब्लॉक स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होते हैं, क्या कोलन लग गया था, जो एग्जीक्यूटेड ऐसे यूनिट होते थे। तो जितने भी हमारे कोलन वाले स्टेटमेंट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वो इंडेंटेशन डिफाइन करता है कि भैया ये सारे के सारे पार्ट एक साथ या तो एग्जीक्यूट होगा या एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या, ये भी ट्रू है। तो ये इसी का आगे क्या कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है इसी बात को, इसी को आगे और एक्सप्लेन कर रहा है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मल्टीपल इंडिपेंडेंट इफ स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट मोर देन वन ब्लॉक। भाई बिल्कुल सही लिखा हुआ है, मतलब ये है कि मान लीजिए प्रोग्राम है, उसमें इफ लिखा है, कुछ लिखा हुआ है, फिर एक इफ लगा है, उसमें कुछ लिखा हुआ है, फिर तीसरा इफ लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है। तो ये क्या करेगा, सारे कंडीशन को चेक करेगा, जितने ट्रू मिलेंगे उनको एग्जीक्यूट करेगा। मान लिया ये दोनों ही ट्रू मिल गए तो इन दोनों एग्जीक्यूट कर देगा, ये वाले ट्रू इसे भी ट्रू कर एग्जीक्यूट कर दे। मतलब एक से ज्यादा यहाँ पे में ट्रू मिल सकते हैं, जितने भी ट्रू मिलेंगे वो सबको एग्जीक्यूट कर देगा। तो भैया सही है। दूसरा क्या है, ईच इफ स्टेटमेंट इज इवैल्यूएटेड इंडिपेंडेंटली। बिल्कुल सही, अगर मल्टीपल इफ लगे हुए हैं तो ये वाला इफ इससे कोई लेना देना नहीं है, ये ट्रू हो या फॉल्स हो, ये वाला तो एग्जीक्यूट हो गएगा। अगर बहुत सारे इफ लगे हुए हैं तो सारे के सारे चेक होते हैं, जो ट्रू मिलता जाएगा, जिसकी कंडीशन ट्रू मिलती जाएगी वो एग्जीक्यूट होगा, जो ट्रू नहीं मिलेगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा बच्चे। ठीक है, तो ये भी सही है। तो अगेन इसका आंसर क्या होगा, बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ असर्शन। देखिए ये हमने यही चीज हमने एक्जैक्टली मल्टीपल इफ में डिस्कस करी थी, और देखिए असर्शन रीजन में आ गया। लेकिन अगर आपने कुछ चीज ध्यान नहीं दी होगी, हमने प्रैक्टिकली नहीं करके देखा होगा या आपने नहीं करके देखा होगा, तो क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया, और आता हुआ क्वेश्चन आप गलत करके आओगे। और देखिए तो बहुत बुरा लगता है जब आता हुआ कंसेप्ट आप गलत करके आओगे, तो खुद को बहुत बुरा लगता है कि अरे यार ये आ सकता था। और यही मैं बता रहा हूँ, यही डिफरेंस होता है 90 और 100 के बीच में। हम हर बड़ी में ना ये छोटी छोटी गलती कर देते हैं, तो वहाँ नंबर हमारे कट जाते हैं। और फिर एक बात कहता हूँ, हम कई बार बोल देते हैं कि यार 99 100 ही है वो, लेकिन वो 100 होते नहीं है। जिसके 100 आते हैं वो 100 होता है, जिसके 99 आते हैं वो 99 ही रहता है। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन 100 एंड 99। हम सांत्वना देने के लिए बोल देते हैं कि अरे 99 भी 100 ही मान देते हैं, छोटी मोटी गलती। लेकिन छोटी मोटी गलती भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि 100 एक अलग तरह का चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है आपकी मार्कशीट में। तो फिर कह रहा हूँ, कंसेप्ट को ध्यान से समझिए और उसको अप्लाई करना शुरू कीजिए, बहुत मजा आएगा सब्जेक्ट में आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। if else ladder in an if else
इफ एलिफ एल्स लेटर ऑल कंडीशंस आर ऑलवेज चेक। भाई साहब इसका क्या आंसर होगा? अगर हम इफ एलिफ एल्स लगा दें तो उसमें सारी कंडीशन चेक नहीं होती। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू मिल जाती है, नेक्स्ट सारी कंडीशन इग्नोर हो जाती थी। अगर आपने देखा होगा मैंने कुछ इफ में लिखा, फिर एलिफ में लिखा, फिर एक और एलिफ लगाया, फाइनली एल्स लगाया। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई मेरे बच्चे तो बाकी नीचे क्या हो जाएंगे, सारी इग्नोर हो जाएंगे। तो सारी कंडीशन हमेशा चेक नहीं होती। हाँ ऐसा हो सकता है कि ये सारी फॉल्स निकल जाए तो ये चेक हो जाए, लेकिन इसमें क्या लिखा, ऑलवेज। तो वर्ड का ध्यान रखिएगा, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ऑलवेज लिखा है कि हमेशा चेक होंगी, नहीं भाई हमेशा चेक नहीं होंगी, ये सिर्फ मल्टीपल इफ में चेक होती है। अगर मल्टीपल इफ है तो उसमें हमेशा चेक होंगी, लेकिन इफ एल्स में कभी भी चेक नहीं होती। तो ये क्या है बच्चे, फॉल्स, ठीक है। अच्छा, पाइथन स्टॉप्स चेकिंग फर्दर कंडीशन आफ्टर फाइंडिंग द फर्स्ट ट्रू कंडीशन। बिल्कुल सही बच्चे, जैसी ही पहली कंडीशन ट्रू मिलती है इसमें, उसके बाद सारे क्या होते हैं, वो चेक ही नहीं करता। तो ये क्या है, ट्रू। तो इसका आंसर क्या होगा, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स आर अलाउड इन पाइथन। हम कर चुके हैं भाई साहब। नेस्टेड इफ क्या होता है, इफ के अंदर इफ। अभी हमने पहला क्वेश्चन ही देखा था जो उस वीडियो का, वो नेस्टेड इफ था, ठीक है। तो इफ के अंदर इफ अलाउड होते हैं, ठीक है। और इफ के अंदर और दूसरा इफ आ सकता है, बिल्कुल इफ के अंदर और इफ आ सकते हैं। तो बोथ असर्शन एंड रीजनिंग इज ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये था आपका असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको चीजें आई होंगी। देखिए, अगर आपने उन दो वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो मैं फिर कह रहा हूं, इफ एल्स का इसके बाहर कितना भी टफ क्वेश्चन बना दे, आप कुछ कर लें, आप इसी कंसेप्ट में सारी चीजें सॉल्व कर पाएंगे बहुत आराम से। दुनिया का ऐसा कोई भी क्वेश्चन ही नहीं बना है जो आप इस 3 वीडियो को देख लें उसके बाद वो आ जाए कितना भी टफ हो, वो सब का सब इसी में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अच्छे से पढ़ना है, चीजों को कंसेप्ट क्लियर करने, और फिर आपसे कह रहा हूं ये सारी चीजें आपके कैरियर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रामिंग आपके कैरियर में डायरेक्ट इफेक्ट करेगी, ये मैं बता रहा हूं। प्रेजेंट प्रोग्रामिंग है, फ्यूचर भी कोडिंग ही है। हम एआई बहुत ज्यादा करते हैं कि हम एआई यूज कर रहे हैं, हम ये यूज कर रहे हैं, फलाना दिमाग है। हर जिससे पूछो कुछ आता ना हो तो उसने एक एआई शब्द सीख लिया और एआई ये एआई वो। करने वाले, यूज करने वाले लाखों हैं, करोड़ों हैं, अरबों हैं, लेकिन मेरे बच्चे ये दिमाग भी तो लगाओ कि अगर सब एआई यूज कर रहे हैं तो एआई को क्रिएट करने वाला भी तो कोई चाहिए, एआई को मेंटेन करने वाला भी तो कोई चाहिए, उसकी भी तो कोडिंग ही करनी पड़ेगी। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं एक छोटा सा एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं ये बताऊँगा कि आपको क्लास 11th में कंप्यूटर्स क्यों लेनी चाहिए, और क्लास 12th वाले बच्चों के लिए वो इम्पोर्टेंट रहेगा कि भाई हमने कंप्यूटर लिया है तो हमें इसका फ़ायदा क्या है। देखिए, मैंने आपसे पहले वीडियो में कहा था कि अगर हमें ये एक बार पता लग जाए कि हम पढ़ क्यों रहे हैं कोई भी चीज़, तो हमारे आधे से ज़्यादा काम वहीं आसान हो जाता है, ठीक है। चलिए, अगर कोई भी डाउट हो तो आप बताइएगा मुझे, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन खोला हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ और इसमें इम्प्रूव कराना हो तो डेफिनेटली आप वो भी बोल सकते हैं। आपके रेलेवेंट चीज़ों को डेफिनेटली देखा जाएगा, ठीक है, और उसको समझा जाएगा और उसको अप्लाई भी किया जाएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू।